कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम। अर्थात या तो कार्य की सिद्ध करूंगा या देह का परित्याग करूंगा। इस सूक्ति के सजीव उदाहरण के रूप में आज हम सबके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र धवन सर। आपने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2018 को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर 140वीं रैंक अर्जित की है। हृदय की गहराइयों से आपको हम सब बधाई देते हैं और आज हमारे इस मंच पर आपका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। प्रणाम सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो आपकी शुभकामनाओं के लिए। जी सर, आपके आज्ञा के अनुरूप उसके पश्चात हम साक्षात्कार प्रारंभ करना चाहेंगे। जी तो सर, मेरा प्रथम प्रश्न बहुत ही अति स्वाभाविक और कौतूहलपूर्ण है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कठोर परिश्रम के पश्चात जब सफलता मिलती है तो बहुत सुखदायी होती है। तो सर, जब आपके विषय में जो सफलता आपको प्राप्त हुई तो उसे आप कैसे जाने, कहां जाने, किससे जाने और उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने किसको फोन कॉल किया, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? अर्थात सर, संक्षेप में कहें तो उस रिजल्ट के पश्चात का माहौल किस प्रकार से था? हाँ देखो, ये बात तो सही है कि जब आप लंबे समय से जब संघर्षरत रहते हैं कि भाई सफलता हमको प्राप्त करनी है और काफी समय में यदि सफलता मिलती है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि मैंने क्या है पहले जो है आईएएस के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और 2012 में मैंने अपना आईएएस का पहला अटेम्प्ट दिया था। तो उसके बाद जो है आईएएस में फिर मेरे को अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल पाई। तो फिर जो है उसके बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो फिर मैंने जो स्टेट सिविल सर्विसेज है इसको बना लिया। और इसके साथ साथ मैं अपना काम जो है वो करता रहा। डेंटिस्ट मैं हूँ और साथ में थोड़ा सा टीचिंग से भी मैं फिर जुड़ा रहा। तो इतने लंबे समय के बाद एक फिर जो राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं तो इनमें एक तो टाइम जरूर है कि इनमें लग जाता है। जैसे 3 साल से ज्यादा टाइम इस वाली वैकेंसी में भी लगा था। 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 2018 में प्री हुआ, फिर 2019 में इसका मेंस हुआ, फिर 2020 में इसका मेंस का रिजल्ट आया और 2021 में जाके इंटरव्यू हुआ। तो एक लंबा समय लगता है और आदमी जो है मेंटली या मानसिक रूप से जो है ना वो एक थकान का भी अनुभव करने लगता है। तो ऐसे में जब रिजल्ट आया तो मुझे उम्मीद थोड़ी सी पहले से थी कि इस बार जो है मेरे मेंस के एग्जाम भी अच्छे हुए थे और इंटरव्यू भी काफी अच्छा हुआ था। तो फिर थोड़ा सा उम्मीद थी, लेकिन डर तो रहता ही है क्योंकि कोई भी एग्जाम जब देते हैं हम तो एक मन में एक स्ट्रेस भी होता है कि पता नहीं हम फाइनली सिलेक्ट होंगे कि नहीं। तो जिस समय जब रिजल्ट आया रात के 10:30-11 बजे के लगभग का समय था, तो फिर रिजल्ट मैंने जब देखा तो जैसे मेरे को मेरा रोल नंबर और रैंक के साथ दिखाई दिया तो जो है मेरे मम्मी पापा वाइफ सभी साथ में थे। तो फिर काफी जो है एक अनुभूति हुई कि हाँ आखिर चलो इतने लंबे समय से हम लगे रहे। साथ ही उसी समय जो मेरी बड़ी दीदी हैं और छोटी दीदी, उन सबका फिर तुरंत कॉल आने लगे और बाकी जो हमारे रिलेटिव्स हैं मेरे चाचा जी और सभी जो हैं तो उनका कॉल आने लगा। काफी फिर जो है अच्छा जो है लगा क्योंकि ये सेवाएं जो है सभी स्टूडेंट्स जितने भी जो लोग तैयारी करते हैं तो जब वो संघर्ष के बाद जब कुछ मिलता है ना तो फिर उसका महत्व कुछ और ही होता है। जैसे अभी ओलंपिक में जो हमारे ये नीरज चोपड़ा जी जो जीते हैं तो इन्होंने इनके भी 4 साल पुराना कोई ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है। तो इतनी मेहनत के बाद उन्होंने वो जीता है तो उनको तो पूरी रात नींद ही नहीं आने वाली थी। तो हमारा तो छोटा सा एक स्टूडेंट की लाइफ के बाद का ही छोटा सा अचीवमेंट है। जी सर। जी सर, तो जैसा सर आपने बताया कि एक धैर्य की परीक्षा होती है और मानसिक रूप से का बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो सर, इस जो अंतराल में किसी भी सफलता के पीछे अनेकों योगदान होते हैं, अनेकों व्यक्तियों के योगदान होते हैं जिससे आप इस समय काल को पार करते हैं। तो आपके विषय में सर सबसे बड़ा योगदान किसका रहा और किस प्रकार से रहा? देखो, योगदान की बात करें तो सबसे बड़ा योगदान तो मेरे जो है पापा का रहा है। क्योंकि जैसे मैंने मान लो एक प्रोफेशनल डिग्री डिग्री मैंने कर ली थी बीडीएस की, गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया था। उसके बाद फिर मेरे को ये था मुझे क्लिनिक चलाना है। तो क्लिनिक भी मैंने स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअली मैं क्लिनिक में अपना रन करता था, लेकिन फिर जब मेरे को एक फीलिंग आने लगी कि मुझे और भी आगे बढ़ना है। और मेरे फादर जो है वो मुझे मोटिवेट पहले से करते थे, हालांकि मैं उनकी बात कहीं ना कहीं मैं टाल रहा था कि भाई मैं एक्चुअल में करना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार जब कहा तो आखिर में फिर मेरे को करीब 15-20 दिन तक मेरे दिमाग में 2011 की शायद बात है,
लगभग काफी दिन तक दिमाग में चिंतन वंतन चलता रहा कि मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आसानी से डिसीजन नहीं लेते हैं कि उनको सिविल सर्वेंट बनना है। तो फिर आखिर में मैंने वो डिसीजन लिया। फिर फादर ने मेरा पूरा जो है सपोर्ट किया हर तरीके से। फिर मैं दिल्ली में कोचिंग की। तो फादर का सपोर्ट है, मतलब मदर का सपोर्ट भी है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता ही है। उसके बाद भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट रहा, और शादी के बाद जो है वाइफ का भी पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा। 2015 में मेरी शादी हो गई थी, और अब 2021 में ये रिजल्ट आया है, तो फिर 6 साल हो चुके हैं मेरी शादी हुए। तो फिर वाइफ का भी पूरा सपोर्ट है। तो सही ना, सपोर्ट तो हर लेवल पे सभी का रहता ही है। तो और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि स्ट्रगल की जो फेज होती है वो मानसिक रूप से भी बड़ी जो है जटिल फेज होती है। तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, और फादर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें मेरे। जी सर, तो जैसा सर आपने बताया कि आप सर्वप्रथम क्लिनिक खोलना चाहते थे, उसके पश्चात आपने इस परीक्षा के तरफ रुख बदला। तो सर पिता और परिवार आदि के सपोर्ट के साथ सर आपको वह कौन सी प्रेरणा रही जिसके द्वारा आपने इस सफलता को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया? प्रेरणा के रूप में एक तो जो रियल जो बात है वो है कि जब मैं बीडीएस सेकेंड ईयर में था, तो उस समय पे मेरे दोस्त के भैया थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। बीएल मीणा उनका नाम है, और गंगानगर में वो उनकी सर्विस थी। तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया था बीडीएस में सेकेंड ईयर के दौरान। लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़े दिन मोटिवेट हुए, फिर मोटिवेशन कम हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ही एक कॉलेज में जो है नंद किशोर, एक मेरा दोस्त ही है, डेंटिस्ट है। अब वो प्रॉपर आईएएस जो है बन चुका है, यूपी काडर में आईएएस है। तो वो भी जो है वो तैयारी करता था बीडीएस के दौरान। और उसके बाद जो है उसको देखकर भी काफी मोटिवेशन मिला कि भाई हमारा ही साथ का जो डेंटिस्ट है वो आगे बढ़ने की सोचता है, कर रहा है। तो उसको देख के भी काफी मोटिवेशन मिला। और वैसे जो ये सिविल सर्विसेज है, अपने आप में इनकी एक चमक तो होती है, तो उससे तो अट्रैक्ट जो है हम हुए ही। हालांकि मैं पर्सनली इतना जरूर मानता हूँ कि मैंने थोड़ा सा डिसीजन लेट लिया है। हालांकि स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि अपने लक्ष्यों को काफी पहले से, क्योंकि आज का समय तेजी का समय है। तो जैसे ही अपन ट्वेल्थ करते हैं या टेंथ के बाद ही कहीं ना कहीं दिमाग में जो है ना अपने लक्ष्य क्लियर हो जाने चाहिए। और हालांकि जो है प्रोफेशनल डिग्री यदि साथ में होती है तो एक बैकअप के रूप में वो सपोर्ट जो है मिलता है। तो ऐसा बैकअप का सपोर्ट मेरे साथ फिर एबीडीएस की डिग्री का था। तो वो बैकअप जरूर था। तो मैंने अपने खुद का जो मेरे दोस्त हैं उनको देख के भी मोटिवेट हुआ। ओवरऑल सिविल सर्विसेज अपने आप में अट्रैक्ट करती हैं। तो ओवरऑल मोटिवेशन तो मिला ही, जब एक बार जब कर लिया कि हाँ इसको ही करना है। जी सर। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है तैयारी के संदर्भ में है कि जिस प्रकार से आपने अपनी प्रेरणा को बताया, तो उस प्रेरणा के अनुरूप आपने कब से उस तैयारी को प्रारंभ किया, और साथ ही जब आरपीएससी की जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, उसके अलावा भी क्या आप कोई परीक्षा दे रहे थे, और उसके क्या परिणाम रहे, क्या सफलताएं असफलताएं आपको झेलनी पड़ी? हाँ, जैसा मैंने बताया कि मैंने सबसे पहले जो है प्रॉपर आईएएस के बारे में सोचना स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है सेकंड प्रेफरेंस पे फिर मैंने जो है आरएएस को रखा था। और ये मैं सभी स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा। अब अंतिम रूप से जब मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो एक आरएएस में सेलेक्ट होने पर मुझे इतनी खुशी मिली, और मेरे को जो है बाकी जो मेरे सभी मित्रगणों से, पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से जो इतनी शुभकामनाएं मिली है, उनको देख के तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब प्रॉपर आईएएस में कोई सेलेक्ट होता है तो उसका तो फिर कहना ही क्या होता है। जब आरएएस में, ये सर्विस ये बहुत बड़ी है, लेकिन आरएएस और आईएएस में निश्चित रूप से आईएएस इंडिया लेवल की सर्विस है। तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स से ये कहूंगा कि हाँ, वो अपने टारगेट्स को पहले से डिसाइड करें, आईएएस की तैयारी करें, साथ के साथ आरएएस की तैयारी करें। अब ये बात थी, मैंने तैयारी कब स्टार्ट की थी, तो 2011 में जो है मेरे मन में जब ये एक मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि हाँ मेरे को सिविल सर्विस की तरफ जाना है। तो फिर जो है मैंने अपनी तैयारी पहले अलवर अलवर मेरा जो है होम टाउन है, तो अलवर सिटी में पहले लोकल लेवल पर तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब मैं और अपने, जैसे मैंने नंदकिशोर का बताया और राजकुमार, जो डॉक्टर है, सभी हमारे डेंटिस्ट ही हैं साथ के। तो जब इनको इनके बारे में भी पता चला कि हाँ वो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैंने फिर दिल्ली भी फिर मैं गया था। तो फिर 2016 तक मेरे आईएएस का टर्म खत्म हो गए थे। इस दौरान ही जो है फिर मुझे लगा कि मुझे स्टेट सिविल सर्विस का भी देना है, क्योंकि जब प्रॉपर आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरा जो है स्टेट सिविल सर्विस की तरफ फिर वो टारगेट हो गया। तो फिर मैंने जो है 2013 का एग्जाम भी दिया था आरएएस का, जो कि फिर 2016 का, और फिर 2018 वाला। तो तीसरा अटेम्प्ट मेरा आरएएस का था। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने किस प्रकार से इस परीक्षा को धीरे धीरे उत्तीर्ण किया, तो सर इसको उत्तीर्ण करने के साथ ही जब हम उत्तीर्ण करने की बात करते हैं तो प्रारूप इसमें अत्यंत भूमिका निभाता है। तो आरपीएससी के प्रारूप के संदर्भ में आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। प्रथम रूप से मेरा प्रश्न प्रीलिम से संबंधित है
तो सर इसमें मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से इसमें कितने पेपर होते हैं, कहाँ से अधिक आता है, किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, कैसे, ये सब चीजें फीलिंग से संबंधित। आरएएस का जो पैटर्न है, आरएएस जो हमारी स्टेट सिविल सर्विस है, इसमें तीन स्टेप हैं, जैसे कि आईएएस में भी होते हैं, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू का स्टेप। इसमें जो प्री का स्टेप है उसमें एक ही पेपर होता है और क्वालिफाइंग नेचर का वो पेपर होता है। उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स जो है फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते। प्री का जो पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है और उसमें 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग के अलावा जो हमारी राजस्थान जीके का बहुत बड़ा रोल है उसमें, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सब टॉपिक उसमें रहते हैं। तो प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग जो है एग्जाम है। प्री के बाद जब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तो टोटल सीट्स का लगभग 15 गुना जो लोग हैं वो प्री में जो है आरपीएससी उनको क्वालिफाई जो है डिक्लेयर करती है। जैसे यदि 1000 सीट है तो लगभग 15,000 के आसपास लोगों को वो जो है मेंस के लिए फिर वो क्वालिफाई करते हैं। तो मेंस जी का जो एग्जाम आता है, इसी की फिर इंपॉर्टेंस जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेंस की जो है सारे के सारे जो मार्क्स है वो जुड़ते हैं हमारे फाइनल जो रिजल्ट पे। तो मेंस का जो एग्जाम है इसमें 4 पेपर होते हैं हमारे राजस्थान सिविल सर्विसेज में। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि प्री का एग्जाम कॉमन है सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मेसी का हो, मेडिकल का हो, किसी का भी हो। तो ऐसे ही जी मेंस भी जो है राजस्थान सिविल सर्विस में मेंस का एग्जाम भी कॉमन है, इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ हमारे राजस्थान में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सभी जो हमारे बैकग्राउंड के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इसमें होता है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर फिर स्केलिंग जैसी चीजें फिर यहाँ पे नहीं आती। तो अब ये जो मेंस है, इस मेंस में हमारे 4 पेपर होते हैं। थ्योरी के हैं सारे पेपर, मीनिंग ये है सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, रिटन में इनके आंसर लिखने होते हैं। प्री जो था वो ऑब्जेक्टिव था। मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, 4 पेपर है। चारों पेपर के मार्क्स इक्वल है, 200 जो है चारों पेपर के मिला के टोटल है 800 मार्क्स, 200 का एक पेपर है। पेपर 1 जो होता है, इसको अब सभी पेपर्स को, जैसे पेपर 1 2 3 और 4, फोर्थ पेपर तो हिंदी और इंग्लिश का है। 200 नंबर का, 120 नंबर का हिंदी का पार्ट रहता है और 80 मार्क्स का रहता है इंग्लिश का पार्ट। पेपर 4 तो सिंपल सिलेबस है, हिंदी एंड इंग्लिश, और जो हमारा नॉर्मल ग्रामर का लेवल है, और अच्छी तैयारी कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स उसमें आते हैं। हालांकि मेरे एक एवरेज मार्क्स ही आए हैं हर बार ही, लेकिन हिंदी इंग्लिश में इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। चलो अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर की बात करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, सब्जेक्ट बहुत सारे। पेपर 1 जो है उसको 3 पार्ट में जो है बांटा हुआ है। पेपर 1 का जो एक पार्ट है वो है हिस्ट्री का। उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो परंपरा, विरासत, संस्कृति, ये पार्ट है। हिस्ट्री में ही दूसरा पार्ट है इंडियन हिस्ट्री, जो है भारत का इतिहास, जिसमें मेनली आधुनिक इतिहास है और भारत की जो पुरानी जो कला संस्कृति है उसका रोल है। तीसरा पार्ट फिर हो गया हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो एक पार्ट तो पेपर 1 में हो गया हिस्ट्री का। पेपर 1 में ही सेकंड पार्ट है हमारा इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी में भी यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, तो ये पार्ट हो गया जो हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड। और पेपर जो 1 है उसी में एक तीसरा जो पार्ट है, उस पार्ट में जो है 3 4 अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। जैसे उसका यूनिट का नाम है उसमें समाजशास्त्र, प्रबंधन, अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसका मिलाकर जो है पार्ट 3 है। तीनों पार्ट के मार्क्स वही 1/3 1/3 1/3 लगभग तीनों पार्ट्स के मार्क्स है। तो ये तो हमारा हमारा पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा सोशियोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट, मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट, और जो हमारा ये जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट का थोड़ा थोड़ा पार्ट। क्योंकि वैसे तो सोशियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका थोड़ा सा ही पार्ट है। अकाउंट्स एंड ऑडिट का थोड़ा सा पार्ट, तो ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट लिए हुए हैं। सिलेबस काफी बड़ा बना दिया राजस्थान में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट तो है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे उनको नहीं लिया, उनके स्पेसिफिक जो है टॉपिक्स ही लिए हैं। और ये अच्छी बात है कि उन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बाहर जो है नहीं जाते। तो पेपर 1 तो ये हुआ हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जो सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट वाला। पेपर 2 जो है, इस पेपर 2 में इसमें भी 3 पार्ट में बटा हुआ है ये भी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जो हमारी प्रशासकीय जो नीति शास्त्र है वो इसमें है। आईएएस में भी है वो, और ये हमारे राजस्थान में भी है। और इसमें भी क्या है कि बहुत अच्छे से सारा सिलेबस खोल के अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन कौन सी टॉपिक्स है। तो अपने को जो तैयारी करनी होती है टॉपिक के अनुसार हमको वो तैयारी जो है करनी होती है कि। और जनरली अब तक मैंने यही देखा है कि राजस्थान के एग्जाम सिलेबस को फॉलो करते हुए वो पेपर सेट होता है पूरा।
वहां से आईएएस में तो बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा पेपर के अकॉर्डिंग ही जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाते हैं, हर यूनिट में से क्वेश्चन उठाएंगे और सिलेबस में से आएंगे। तो पेपर 2 में एक मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, 1/3 पार्ट इसका हो गया। दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस भी इसी में इंक्लूडेड है। और इसी में जो है ये हमारा पूरा जो आईएएस का जो सिलेबस है, एक तरीके से वैसा का वैसा लगभग यहाँ पर वो है पूरा सिलेबस, और यहाँ पर भी अच्छे से वेल डिफाइंड किया हुआ है। तीसरा पार्ट जो हमारा सेकंड पेपर का हो गया, वो उसमें हमारा जो थर्ड पार्ट जो है सेकंड पेपर का, इसमें अपना आता है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी वही तीनों की हो गई, ज्योग्राफी अपना इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक सब टॉपिक दे रखे, शॉर्ट में है, बहुत डिटेल में नहीं है, आईएएस में बहुत डिटेल में है, यहाँ पे शॉर्ट में है। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेसिफिक टॉपिक्स दे रखे, ऐसे ही राजस्थान की ज्योग्राफी। तो ये हो गया हमारा पेपर सेकंड। तो एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी से बना हुआ हो गया पेपर सेकंड हमारा। 1/3 1/3 एंड 1/3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, मार्क्स के अकॉर्डिंग भी, मार्क्स का भी लगभग यही जो है वेटेज है। फिर थर्ड पेपर जो है, थर्ड पेपर भी ऐसे ही 3 पार्ट में बटा हुआ है। थर्ड पेपर का पहला पार्ट जो है उसमें हमारी आती है इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन प्लस करंट अफेयर्स, जो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड और इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो। तो पेपर 3 में फर्स्ट पार्ट इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स। पेपर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट, तो लोक प्रशासन और लोक प्रबंधन, ये हो गया हमारा पेपर 3 का सेकंड पार्ट। पेपर 3 का थर्ड पार्ट जो है उसमें फिर 3-4 सब्जेक्ट ऐड है। उसमें एक जो सब्जेक्ट ऐड है वो है साइकोलॉजी का थोड़ा सा हिस्सा है, बिहेवियर के नाम से। साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका थोड़ा सा पार्ट है बिहेवियर के नाम से। फिर उसी में जो है वहां पर जो ऐड है खेल एंड योगा। तो खेल एंड योगा का थोड़ा सा, क्योंकि करंट से रिलेटेड है, प्लस राजस्थान में क्या क्या संस्थाएं हैं, इंडिया लेवल पे क्या मेन संस्थाएं हैं और क्या क्या पुरस्कार वहां पर मिलते हैं रिलेटेड। और जैसे इस साल ओलंपिक हुआ है तो निश्चित रूप से, और फिर योगा का भी अपने इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो खेल एंड योगा को इंक्लूड किया सिलेबस में। ऐसे ही उसमें छोटा सा पार्ट हो रहा है विधि या लॉ का। तो वो जो लॉ है उसमें जैसे वुमेन से रिलेटेड लॉ कौन से हैं, चाइल्ड से रिलेटेड लॉ कौन से हैं, और राजस्थान के कुछ रेवेन्यू और टीनेंसी एक्ट है उनके बारे में बेसिक जानकारी है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है। तो पेपर 1, 2 एंड 3 यहाँ पे मैंने सिलेबस के बारे में जनरल एक बात की। पेपर 4 हिंदी इंग्लिश का अपना हो गया, ये है। जी सर, जो सर आपने प्रीलिम और मेंस के संदर्भ में हमें बताया, सर साथ ही हम इंटरव्यू के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपका उस अब पे अनुभव क्या रहा और सर उसके क्या सुझाव हैं हम लोग के लिए, हमारे जैसे अभ्यर्थियों के अब ये पेपर जो हमारा हो गया मेंस का, 800 मार्क्स का मेंस का हमारा पेपर होता है। और जनरली जो इसकी मार्किंग होती है वो 50% के आसपास रहती है। ये सिविल सर्विस में, आईएएस में भी ऐसा ही है। वहां पर भी जो मेंस में थ्योरी में जो मार्क्स आते हैं 50% के थोड़ा ऊपर नीचे ही रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो फिर आता है हमारा इंटरव्यू का। तो 800 मार्क्स तो हो गए मेंस की थ्योरी के, फिर इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो राजस्थान सिविल सर्विस में 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो टोटल 900 मार्क्स जो होते हैं उसमें से बनते हैं फिर मेरिट। अब जो इंटरव्यू का जो स्टेप होता है, इंटरव्यू की तैयारी जो होती है, इसकी एक दिन में कोई तैयारी नहीं होती है। ये पूरी प्रोसेस जिससे हम गुजरते हैं वो अपने आप में ही इंटरव्यू की तैयारी ही है। उसमें करंट अफेयर्स भी है, हमारे आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और खुद से रिलेटेड, खुद की पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, हालांकि सबका अपना अपना पैटर्न होता है एक, लेकिन फिर भी हाँ हम अपना इंप्रूव करते हैं थोड़ा सा उसको। जैसे हम मॉक इंटरव्यू देते हैं या हमको कोई अच्छा गाइड मिले, जैसे मेरे को जो है डागुर सर जो है अपने एक अपने डागुर सर है रिटायर्ड जो है वो इनकम टैक्स कमिश्नर है। तो डागुर सर का बहुत मेरे को सपोर्ट मिला है, और उनका खुद का इंस्टीट्यूट है, वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत कम उनकी इच्छा ये है कि कम से कम जो है पैसे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो अपना जो है पहुंचाएं। तो बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। जैसे कि एक चीज मेरे को उन्होंने बोली थी कि हमको जो है, चूंकि आरएएस का इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो जैसे कि आईएएस में होता है सब लोग सूट पहन के जाते हैं, कोट पैंट टाई पहन के जाते हैं ज्यादातर। आरएएस के लेवल पे ऐसा कम होता है, सूट नहीं पहनते। उन्होंने मेरे को कहा कि चूंकि गर्मी है तो गर्मी में अब सूट तो आप मत पहनो, लेकिन टाई जरूर लगा के जाना। तो वो फिर क्या, एक्चुअली मेरे भी रूटीन में टाई नहीं है। लेकिन मैंने कहा अब सर कह रहे हैं कुछ ना कुछ खास बात तो होगी। सर ने कहा कि हर चीज काउंट होती है। आपकी एंट्री कैसे होती है, आपका इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही बैठने तक, जैसे आप अभिवादन करते हो
तो बहुत सारी चीजें काउंट होती है, उनमें से फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो अच्छा जाएगा। तो इसलिए मेरी बात आप मानो। तो मैंने सर की बात मानी, तो मैंने उनकी बात मान के गया। फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि इससे पिछला जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे से क्या है, डेंटिस्ट्री, चूंकि मैं डेंटिस्ट हूँ तो इस बात को लेके प्रश्न हुए कि भाई आप डेंटिस्ट हो तो सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो। तो वहां पर क्या है कि शुरुआत में ही थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू बैकफुट पे आ गया था पिछली बार जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि मैं वो उन क्वेश्चंस को अपने सर के साथ मैंने काफी डिस्कस किया था, तो वो पहले से ही काफी प्रिपेयर था और अच्छे से मैं, मेरा मेंटल मेकअप भी बिल्कुल ठीक था कि हाँ यही आंसर देना और जो रियलिटी है। जैसे उन्होंने पूछा आप डेंटिस्ट हो, इंटरव्यू लेने वाली मैडम जो थी वो भी काफी अच्छे कोऑपरेटिव नेचर की लग रही थी। 4 मेंबर थे बोर्ड में, यहाँ पे राजस्थान में 4 मेंबर होते, आईएएस में 5 होते। तो सभी अच्छे कोऑपरेटिव नेचर के थे। उन्होंने पूछा कि आप डेंटिस्ट हो तो आप सिविल सर्विस में यहाँ पे अब क्यों आना चाहते हो। तो अब जो है डागुर सर ने मेरे को कहा था कि सबसे अच्छा और सबसे सिंपल जो आंसर है आप ये कह देना कि मैडम सिविल सर्विस में आना मेरा ड्रीम है, मैडम या सर। तो एक्चुअल में वहां पर मैंने फिर यही बात की कि मैडम ये जो है सिविल सर्विस में आना मेरा ड्रीम है। और जो है कि डेंटिस्ट्री के दौरान और उसके बाद फिर जब मेरे को पूरा अंदर से मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था उसके लिए, तो फिर मेरे को फिर पीछे हटने का कोई वो नहीं था। फिर मैडम ने कहा कि भाई आपकी जो मेरी डिग्री है मेरी 2010 में कंप्लीट हो गई थी। तो मैडम ने कहा इतने साल क्यों हो गए भाई, अब तो 2021 चल रहा है। तो फिर मैंने कहा नहीं मैडम, मैं लंबे समय से लगा हुआ हूँ, मेरा आरएएस में भी ये तीसरा अटेम्प्ट है और आईएएस में भी जो है मैं पहले जो है मैं लगातार उसकी कोशिश करता रहा हूँ। तो वो फिर जो बोर्ड था उनको लगा कि हाँ ये कैंडिडेट जो है ये काफी लंबे समय से पीछे लगा हुआ है। उनको ये बात, उनकी बातों से वो हंसने लगे कि हाँ मतलब पीछे आप, क्योंकि स्टूडेंट्स को वहां पे जो है ना, जो भी स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है तो उनको अपनी जो एक ललक होती है ना उसको भी शो करना होता है कि हाँ एक्चुअल में मैं जो है अधिकारी बनना चाहता हूँ। सर ने मेरे को गाइड किया, वैसा ही मेरे को फीलिंग भी आने लगी कि हाँ सचमुच यदि उनको ये विश्वास हो जाए कि ये जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया है ये अधिकारी बनने के लायक है, इसमें अधिकारी बनने की इच्छा भी इसकी है, बाकी जो वो जज करते हैं वो सब क्राइटेरिया पे यदि हम खरे उतर जाएं तो फिर ये है कि हमारे को थोड़ा चांस हो जाता है कि हाँ वो हमको थोड़ा पॉजिटिव साइड पुश कर देंगे। यदि किसी कैंडिडेट को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये कैंडिडेट तो अभी जो है इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, इसको तो अभी और तैयारी की जरूरत है, हमको लगता है कि इसको अगली बार वापिस आना चाहिए, तो फिर वो क्या है कि मार्क्स को कम रेंज में ले जाते हैं वो। तो ऐसा जो है मेरे को सर ने गाइड किया था, तो उसी पैटर्न पे फिर मैं चला। फिर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सवाल हो गए, बेसिक आरसीटी कैसे होती है और बेसिक सवाल किए, तो काफी अच्छा माहौल था। बाद में फिर मेरे अलवर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन थे और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी थे, साइंस टेक के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो ये रहा कि ओवरऑल मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था। इसीलिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीलिंग मेरे को जो है इंटरव्यू देने के बाद ही थोड़ी सी पॉजिटिवनेस मेरे को फील हो रही थी कि हाँ इस बार इंटरव्यू अच्छा, पिछली बार बहुत खराब इंटरव्यू मेरा हुआ था। तो इंटरव्यू का महत्व है, लेकिन 800 मार्क्स थ्योरी के और 100 मार्क्स इंटरव्यू के, तो 900 में से फिर मेरिट बनती है। जी सर, आपके इस इंटरव्यू के अनुभव को जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। सर, जो आपने यहाँ पर प्रारूप बताया प्रीलिम और मेंस और इंटरव्यू का, तो सर इस प्रारूप के लिए योजना की आवश्यक होती है। तो सर आपके हिसाब से किस प्रकार से आपकी बुक लिस्ट रही, क्या स्ट्रेटेजी रही और उसको आपने किस प्रकार से फॉलो किया, ये हम सब जानना चाहेंगे। अब मेरी स्ट्रेटेजी तो क्या है कि ऐसा हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेंटिस्ट्री में था, लेकिन उसके साथ साथ मैं टीचिंग लाइन में भी आ गया। तो फिर मैं बच्चों को टीच भी करने लग गया और मैंने फिर यही सब्जेक्ट्स को भी चुना। तो स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, जिनको तैयारी स्टार्ट करनी है, जैसे मान लिया ग्रेजुएशन हो गई है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th के बाद भी जो है अभी सोचने लग गए हैं। तो ऐसे सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो अपना जो भी आपका टारगेट है उसको फिक्स कर लो, आईएएस आरएएस, उनके सिलेबस को पूरा अच्छे से चेक करो कि क्या क्या उसका सिलेबस है। यहाँ तक कि जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन भी जैसे आता रहता है कि जैसे भाई है उनका या बहन है अभी 12th पास उन्होंने कर ली है तो अब उनको एडमिशन लेना है, तो क्या सब्जेक्ट्स अभी से उनको ऐसा दिलाए। तो देखो यहाँ पर है कि यदि आपको सिविल सर्विस में जाने का ही मन है तो आप ऐसा रास्ता चुन सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन में इस तरीके के सब्जेक्ट रखें, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट रख के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। साथ के साथ आजकल तो ये एक अच्छा है कि 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है जिसमें बीएड भी साथ में ही फिर हो जाएगी, तो ये बीएड भी आपकी हो जाएगी। तो एक तो आपकी ग्रेजुएशन हो रही है, बीएड भी हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनलिज्म वाली बात भी आएगी, आपके पास सिक्योरिटी थोड़ी सी आएगी।
इसी दौरान आप अपनी जो है ना आईएएस और आरएएस को ध्यान में रखकर ही उन्हीं के नोट से ही तैयारी करनी होगी। आपके जो कॉलेज के सब्जेक्ट्स है ना, ये मेरा 100% दावा है कि यदि आपने आईएएस और आरएएस के हिसाब से यदि आपने तैयारी करी है शुरू से, तो कॉलेज के एग्जाम को पास करने में और अच्छे नंबरों से पास करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। मेरे पास आईएएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था ज्योग्राफी। और जब 2016 में मेरा आईएएस का आखिरी अटेम्प्ट जब हो गया था और उसके बाद जब रिजल्ट आया और फाइनली मैं सिलेक्ट उसमें नहीं हुआ, तो मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से ऐसे ही ज्योग्राफी का पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर दिया था कि चलो ठीक है, मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है तो इस ज्ञान को चलो मैं एक लिखित रूप में भी मेरे पास आ जाएगा, एक डिग्री आ जाएगी। तो मैंने ज्योग्राफी के लिए अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने आईएएस में ही जो पढ़ा हुआ था उसी के बेसिस पे ही मैं अपने एग्जाम दे आया और मैंने ज्योग्राफी का एग्जाम भी पास कर लिया। मैं उसमें फिर मैंने ज्योग्राफी से नेट भी कर ली, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी मेरे पास है। इसके साथ ही साइकोलॉजी का भी फिर मैंने भर दिया। तो स्टूडेंट्स यदि शुरू से ही अलर्ट रहेंगे ना और सिविल सर्विस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इजीली वो कर जाएंगे। उसके साथ सिक्योर हो जाएंगे। वो बीएड हो चुके हैं, नेट हो चुके हैं, आईएएस का आरएएस का टारगेट है, लेकिन साथ में टीचर का एग्जाम आ रहा है तो उसको दे दो। यदि कोई जॉब भी साथ में आ गई तो आपको आगे बढ़ने से फिर कोई जो है ना, आप कोई आर्थिक समस्याएं जो है ना वो भी फिर परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक कारण बहुत बड़े कारण होते हैं, स्टूडेंट जो है परेशान भी होते हैं। तो यदि आप थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ, लक्ष्य को भूलना नहीं है, आईएएस आरएएस लक्ष्य है, उसी के अनुसार ही पढ़ना है, बाकी काम आपका होते जाएगा ईमानदारी से काम यदि करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के स्टूडेंट्स में है। जैसे बीटेक के बारे में है, अब बीटेक कोई करता है लेकिन बीटेक का फायदा उसको आईएएस में मिलता नहीं है, तो यदि या तो वो आईएएस में भी वही सब्जेक्ट रखे बीटेक वाला जो कोई, लेकिन यदि आपको सिविल सर्विस में जाना है तो मेरी राय है कि आप बीएड वाली लाइन लेते हुए चले, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो लाइन है नेट उसको भी क्वालिफाई करके रखें, प्लस आप जो है अपना एग्जाम फिर फाइनल आईएएस आरएस को क्रैक करें। इस दौरान जॉब और कोई मिल जाती है तो वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प भी करेगी। एक एग्जांपल बताता हूँ, जो है एक शुभम चौधरी मैडम है, आरपीएससी की जो है वो सचिव है। अभी मैं उनका कल परसों फेसबुक पे, एक्चुअल मैंने नाम तो उनका सुना हुआ था लेकिन वो मैं फेसबुक पे देख रहा था कि भाई एक्चुअल में इनका बैकग्राउंड क्या है। तो उससे फिर मैंने उनके बारे में ये देखा कि वो जो मैडम है वो आईएएस बनी है 2013 में और 2021 में अभी आरपीएससी की सेक्रेटरी है। लेकिन उसमें मैंने देखा कि वो जो है 2010 में उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी वो। इसका मतलब है कि पहले उन्होंने जो है वो इकोनॉमिक्स से उनका सब्जेक्ट मेन रहा होगा, उन्होंने अपना नेट क्वालिफाई भी कर लिया, वो प्रोफेसर भी बन गई, फिर आईएएस उनका टारगेट था तो उन्होंने आईएएस को भी फिर क्रैक कर दिया। तो ये जरूर है कि आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में ये वाली सिक्योर लाइन लेके चलो, ग्रेजुएशन से ही अलर्ट रह के और शुरू से ही तैयारी रखो, तो ही फिर जो है जल्दी सफलता मिलने के चांस होते हैं। नहीं तो फिर क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है फिर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, तो फिर आदमी जो है परेशान होता है। तो शुरू से ही अलर्ट रहना है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम जो है बिल्कुल जो है लागर्जी से चले, तो वो समय अब जा चुका है। जी सर, आपने जैसा बताया इस स्ट्रेटेजी के अनेक प्रारूपों को, सर साथ ही उसमें एक प्रश्न और था कि सर संक्षेप में कृपया करके बताएं सर कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करें जिससे हम वहां तक पहुंच सकें। अब आरएएस के लिए बुक लिस्ट की बात करूं तो देखो, ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं मैं एक बार उनके बारे में बता देता हूं। जैसे हम राजस्थान जीके की बात करते हैं, तो राजस्थान जीके के लिए प्री हो या मेंस हो, हमको एक जो है एक बेसिक बुक है जो सब स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, यदि जैसे कोई शुरू से ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है तो राजस्थान अध्ययन के नाम से हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती है, उस 4 पार्ट में वो बुक है। तो एक बेसिक राजस्थान की जानकारी बहुत अच्छी उससे मिलती है। ऐसे ही जो हमारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की बुक्स आती है राजस्थान से रिलेटेड, उनको भी हम पढ़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि मान लिया जैसे कि अभी की कंडीशन है और अभी जो है जो आरएएस की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, 3-4 महीने में एग्जाम होगा, तो ऐसे में तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की किताब हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी भी होती है और वो एक्चुअल में कंपटीशन के लिए नहीं लिखी गई है, जनरल लिखी गई है। तो ऐसे में जैसे लक्ष्य राजस्थान की एक बुक आती है, वो एक जो है अच्छी बुक है। ऐसे पेनोरमा ब्रांड की भी एक बुक है, वो भी अच्छी बुक है। तो प्री के लिए तो राजस्थान का तो ये हो गया। मेंस के लिए हमें, अच्छा, एक खास बात और है कि हमेशा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है कि तैयारी का जो पैटर्न होता है वो हमेशा ये होता है कि हमको मेंस को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होती है,
और मेंस की चूंकि हम तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी हमारी ऑटोमेटिक ही उसमें हो जाएगी। प्री में, राजस्थान में प्री में हमको बस मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़नी है, अदरवाइज सारा का सारा सिलेबस हमारा मेंस में भी ये है जो कि हमारा प्री का सिलेबस है। तो जब हम मेंस के लिए पढ़ते हैं हमको मेंस के लिए ही पढ़ना चाहिए। और मेंस के लिए इस समय पर यदि मैं कुछ बुक्स की बात करूं, ट्रेडिशनल बुक लिस्ट तो देखो सब बच्चों को आईएएस में भी और आरएस में भी सब कॉमन होती है। जैसे पॉलिटी के लिए सभी कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है बर्नवाल जो है, उनकी बुक के को प्रेफर करते हैं। ऐसे ही साइंस टेक के लिए जैसे टाटा मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन की बुक होती है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह राइटर हैं या फिर लाल एंड लाल, इनको प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी जो एक एक थोड़ा सा मैंने देखा, एक मार्केट में बुक आई है, हालांकि जैसे विकास देवी कीर्ति सर जो है उनसे मैं खुद पढ़ा भी हुआ हूँ पहले, तो उन्हीं की ही पब्लिकेशन है दृष्टि आईएएस का। तो उसमें क्या है कि उन्होंने 8 किताबें निकाली है मेंस की। तो वो क्या है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि हाँ उन्होंने क्या है, एक एक साथ सारा कुछ दे दिया। तो वो क्या है, स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज नहीं होगा। पहले स्टूडेंट कंफ्यूज, अच्छा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्यों होता है, एक ही सब्जेक्ट की ए बुक, बी बुक, सी बुक, डी बुक, वो उन चारों में घूमता रहता है, इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं। तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि जैसे दृष्टि वाली बुक खरीद ले, प्लस कोई भी कोचिंग जो वो ज्वाइन करते हैं उसके नोट्स होंगे, सर लिखवाएंगे कुछ भी मैडम सर, तो बेसिक बुक और वो क्लास नोट्स, उनको साथ करके अपना खुद का कुछ नोट्स बन जाए। तो ऐसे आप चलो, और जितने कंफ्यूजन में यदि आओगे ना कि ये वाले नोट्स पढ़ूं या उस कोचिंग के नोट्स पढ़ूं, फिर सारा मामला खराब हो जाता है। जैसे मान लिया मैंने या किसी को कोई नया नाम पता लग गया कि हाँ उस कोचिंग के नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, अब हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, जब तक उस कोचिंग के नोट्स हमारे पास आएंगे नहीं तब तक फिर हमारे दिमाग को चैन नहीं मिलेगा। तो उससे क्या नुकसान होता है। सोर्सेज ज्यादा नहीं होने चाहिए, सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन क्वालिटी सोर्स होना चाहिए, और लिमिटेड सोर्स को ही बार बार हमको पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज्यादा के चक्कर में फिर हम कंफ्यूज होते हैं, और आखिर में रिजल्ट जब हमारा एग्जाम होता है ना, तब हम ये भी भूल जाते हैं कि कौन सी बुक से हमको अब रिवाइज करना है। ऐसा होता है बहुत स्टूडेंट के साथ। इसलिए कोशिश करनी है कि सोर्स लिमिटेड हो, और उनको चाहो तो आप यदि हिम्मत कर सकते हो, क्योंकि आसान काम नहीं है नोट्स बनाना। अपने लिए खुद के लिए नोट्स बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बनाना स्टार्ट तो करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, वो कोचिंग के नोट्स पढ़ने लग जाएंगे। तो अपने खुद के नोट्स यदि बना सको तो वो फिर आपके लिए क्या होंगे, बिल्कुल बेस्ट होंगे। मेहनत लगती है। मेरे केस में ये हुआ था, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता था, अलवर में ही मैं बैच ले रहा था, जयपुर में मैं बाद में सेटल हुआ हूँ। तो मैं चूंकि बच्चों को पढ़ाता था तो उनके लिए मैं काफी कुछ मटेरियल बनाता था। तो वो जो मटेरियल बनता था वो मेरे को तो बेनिफिशियल था ही, क्योंकि मेरा टारगेट जो था, मैं डेंटिस्ट्री में फिर थोड़ा कम इन्वॉल्व रहा, पढ़ाने में ज्यादा इन्वॉल्व रहा, और उसका कारण यही था किसी बहाने मेरी जो है तैयारी रुकेगी नहीं, क्योंकि शादी के बाद भी फिर मेरा कंटिन्यू जो रहा है पढ़ने का जो क्रम है, तो वो इसलिए रहा क्योंकि मैंने अपने नोट्स फिर खुद बनाए, और उन्हीं नोट्स को मैं बच्चों को भी देता था। काफी कुछ मटेरियल मैंने खुद ही बनाया था अपना अपने लिए। हालांकि मेरे जो पुराने जो मेरे टीचर्स रहे हैं या जिन जिन से मैंने गाइड लिया उन सबका रोल तो है, क्योंकि नॉलेज तो फिर जहां से मिले वहीं से हमको लेनी है, उसको फिर हाँ मैंने कलेक्ट जरूर कर लिया अपने नोट्स में, और अपने स्टूडेंट्स को भी वही दे दिया फिर। तो ये रहा, तो स्टूडेंट्स को क्लियर रहना चाहिए, ज्यादा इधर उधर के नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। जी धन्यवाद सर। ठीक है सर। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है, जैसा कि आपने पूर्व में बताया कि स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है, तो अगला प्रश्न मेरा कोचिंग से संबंधित है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में जो दुविधा उत्पन्न होती है सेल्फ स्टडी और कोचिंग को लेकर, तो मेरा प्रश्न यहाँ पर सर यह है कि हम कोचिंग को कहाँ पर ज्वाइन करें, किस प्रकार से ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें और कब ज्वाइन करें। तो इस पर सर आपकी क्या अनुभव रहे हैं और क्या राय रहेगी। देखो सेल्फ स्टडी और कोचिंग का, यदि मैं कोचिंग की बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंस है कोचिंग की, तो मैं पर्सनल एग्जांपल लेके थोड़ी सी बात करता हूं। एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश की कभी कोचिंग नहीं करी, ठीक है। बाकी के लिए मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है, शुरुआत में, बाद में मैं खुद पढ़ाने लगा, वो अलग बात है। लेकिन मुझे फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा बैकफुट पे रहा हिंदी इंग्लिश में। ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो अब पिछले 2-3 साल में जो है आया है। तो आज के तो स्टूडेंट्स को पहली बात तो ये है कि कोच या गाइड जो होता है वो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। गाइड करने में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद का रोल तो है, क्योंकि सेलेक्ट तो पर्सन, किसी भी पर्सन को खुद ही होना है, मेहनत तो उसको खुद करनी है।
लेकिन क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मान लिया कि कोई सब्जेक्ट है, यदि मान लिया उसे समझने में और याद करने में मुझे 5 घंटे लगते हैं, कोई 5 घंटे का मटेरियल है, तो यदि मान लिया मैंने आधे घंटे में या 1 घंटे में मुझे किसी टीचर ने या कहीं मैंने ऑनलाइन वीडियो के थ्रू उसको मैंने समझ लिया, तो मुझे हो सकता है कि अब 1 घंटे में ही वो चीजें अब याद हो जाएंगी। मतलब 1 घंटा तो मैंने वो वीडियो देखा, प्लस 1 घंटे में मैंने उसको अब याद कर लिया, तो वो 5 घंटे का जो टाइम था ना, अब वो मेरा 2 घंटे में ही मेरा काम हो जाएगा। तो कोचिंग की इम्पोर्टेंस तो देखो होती है, और आजकल ये बहुत अच्छा इस रूप में हुआ है। हालांकि ये जो कोरोना का ये जो लॉकडाउन हुआ है और कोरोना जो एपिडेमिक हुआ है, इसका जो है वैसे तो बहुत दिक्कत आई है लोगों को, लेकिन एजुकेशन में इतना जरूर फर्क आया है कि एजुकेशन ऑनलाइन होने से जो है उसकी स्प्रेड बढ़ी है। गांवों तक भी धीरे धीरे इंटरनेट जा रहा है, तो वहां तक भी पहुंचेगा, लेकिन स्प्रेड उसका एजुकेशन का जो पेनिट्रेशन है ऑनलाइन एजुकेशन का वो बड़ा है। प्लस एजुकेशन सस्ती भी हुई है। तो अब क्या है, आज यूट्यूब पे आप देखोगे, आपको आईएएस, आरएएस, अदर सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस, सबके लिए कुछ ना कुछ कोई टीचर का चैनल होगा जो आपको गाइड करता वहां पे दिख जाएंगे। तो इसलिए तो मेरा तो स्टूडेंट्स को कहना है कि अपन जो है ना कोचिंग को ऐसा ना माने कि नहीं कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। देखो कोचिंग का रोल होता है, खुद का रोल तो है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन कोचिंग का रोल होता है। और ऑनलाइन एजुकेशन सस्ती हुई है, ये बहुत अच्छा ये है। और जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग आप करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आप अपने गांव में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, आपको दिल्ली के टीचर से पढ़ना है, जयपुर के टीचर से पढ़ना है और बड़े शहरों के टीचर से पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन से फैसिलिटी ले सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगे जो टीचर है उनसे पढ़ना है तो ही आपको कुछ समझ में आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोचिंग का रोल होता है। जी और सर। अच्छा, एक और मैं अपना और एक्सपीरियंस बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे जी मैंने अभी जी। इंटरव्यू में ही आपको कहा था कि इंटरव्यू में मेरे को पर्सनल गाइडेंस मिली थी डागुर सर की। तो एक्चुअल में ये हुआ है कि मैं इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरे को उस समय पर भी जैसे मान लो जिनसे भी मैंने गाइड लिया था, लेकिन इस बार तो मुझे काफी कुछ नया सीखने को मिला। क्योंकि एक्चुअल में जब अपन किसी भी जो पर्सनैलिटी, जैसे अपना टीचर जो है निश्चित रूप से अपने से ज्यादा जानता है ना, तो टीचर के ज्ञान की कुछ चीजें, उनके एक्सपीरियंस की, उनके अनुभव की कुछ बातें यदि हमको पता लगेंगी तो हमको प्लस ही उसका मिलता है। आजकल लेकिन बच्चे फिर क्या करने लगते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है, यहाँ तक कि हम भी कभी ना कभी ऐसी दुविधा में रहते हैं, अरे भाई ये 1 डेढ़ घंटे में मैं क्लास क्या लूंगा, मैं तो खुद ही पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे में अपने को आलस नहीं करना चाहिए, क्लास ले लो, उसके बाद आपका काम आसान ही होगा, ऐसी मेरे को लगता है। हालांकि टीचर अच्छे होने चाहिए, ईमानदार टीचर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कोचिंग, ऐसी कोचिंग हो जो पैसे ले ले और बच्चों को फिर वो ध्यान नहीं दे। तो टीचर की ईमानदारी तो इम्पोर्टेंट होती है। और कोचिंग बच्चे करें, ऑनलाइन से करें, आजकल सब अच्छा है, और उससे थोड़ा मोटिवेशन भी बना रहेगा उनका। जैसे ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर देंगे ना यदि, तो मोटिवेशन उनका बना रहेगा, उनको ऑफलाइन में जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है आज के टाइम पर, मेरे को ऐसा लगता है। जी सर, तो जैसा कि आपने सर मोटिवेशन की चर्चा की, तो मेरा अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि सर हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसका एक रोल मॉडल होता है जिससे वह प्रेरणा पाता है, जिसका मार्गदर्शन वह से आगे वह बढ़ता है। तो सर आपके जीवन में वह कौन रोल मॉडल या एक फेवरेट पर्सनालिटी रही है और उससे आप क्या सीखते हैं? और देखो ऐसे रोल मॉडल यदि अपन ये हर लेवल पे हो सकता है, अपन वर्ल्ड वाइड अपने कोई रोल मॉडल हो सकते हैं, इंडिया लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनली बात करूं तो जैसे मैंने, मेरे रोल मॉडल मेरे फादर ही हैं, क्योंकि मैंने अपने फादर को अपनी लाइफ में विभिन्न अलग अलग तरीके के संघर्ष करते हुए देखा है। हर तरीके से मैंने देखा है कि उन्होंने अपना खुद का सारा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे किया है। अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी, अपनी जमीन बेचकर भी उन्होंने अपने बच्चों में ही निवेश किया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मैं ज्यादा वो बात ना करके कि नहीं ये तो मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर ही रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में किया है वो। और एक बात और भी है कि जैसे मान लो, ये एक बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। जैसे मान लो, ये सबके लिए है भी, कोई भी चाहे मैं हूं चाहे आप हो, भाई आपके फादर, आपके पापा आपको कितना प्यार करते हैं ये आपको पता नहीं लगेगा तब तक जब तक आपके खुद के बच्चे नहीं हो जाएंगे और आप अपने बच्चों से जब प्यार करोगे। तो एक्चुअल में शादी होने के बाद भी इस बात का एहसास मेरे को कई बार हुआ कि यदि मैं अपने बच्चे से इतना प्यार करता हूं तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कितना करते होंगे। तो और फिर मेरे फादर ने हर बार, मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे मैंने क्लिनिक खोला तो उसके लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरे को अब क्लिनिक में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करके, अब मेरा क्लिनिक, मेरे दोस्त जो है, मेरे दोस्तों का भी योगदान रहा यहाँ पे, डेंटिस्ट दोस्त जो थे मेरे अलवर में, उन्होंने मेरा क्लिनिक काफी टाइम तक वो रन करते रहे, खुद की उन्होंने एक टाइमिंग सेट कर ली थी।
तो फिर मैंने पापा से कहा कि नहीं, अब इस क्लिनिक, मेरा क्लिनिक मेरे घर में ही था। फिर फादर ने कहा कि नहीं, मैंने फादर को कहा कि अभी घर वाला क्लिनिक मेरे को डिस्टर्ब करता है, मैं दिल्ली से आ चुका था और उसके बाद भी 1-2 साल हो गए थे, कि मेरे को क्लिनिक को एक तरीके से शट डाउन करना है। तो भी फादर ने जो है मेरे से ये नहीं पूछा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने हर बात मेरे को सपोर्ट किया। तो उसी चीजों से क्या है, फिर फाइनेंशियली मैं फिर वो कोचिंग पे, मैंने जैसे मैंने कहा कि इनकम मेरी कोचिंग से होने लग गई थी, तो इसलिए फिर मैंने क्लिनिक से हट गया थोड़ा समय। लेकिन फादर ने कभी मेरे डिसीजंस पर उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उनको यकीन था मेरे पे। सबसे बड़ी बात ये थी, उनको विश्वास था कि हाँ, यदि ये कह रहा है तो ये अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करेगा। सफलता किसी को मिलती है नहीं मिलती वो एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आप ईमानदार हो, वो एक बहुत जरूरी है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है, ईमानदार रहना जरूरी है। मान लो घर से मम्मी पापा तो भेज रहे हैं, शहर भेज रहे हैं हमें पढ़ने के लिए, बच्चा वहां पे जाके मटर गश्ती कर रहा है, वो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, कुछ और कर रहा है। तो ईमानदारी तो बहुत जरूरी है। और यदि ईमानदारी से हमने प्रयास किया, हमको यदि सफलता, भाई बड़े लक्ष्य में सफलता नहीं मिलेगी तो छोटा लक्ष्य हमारा अचीव होगा, उस छोटे में नहीं मिलेगी तो उससे छोटा अचीव होगा। अचीव तो होगा, यदि आप ईमानदार हो तो अचीवमेंट तो होगा, देर हो सकती है लेकिन होगा। ईमानदारी रहनी जरूरी है। तो ये सब चीजें मैंने अपने पापा से सीखी है, और मैं जो है मानता हूँ कि उन्होंने जो है काफी संघर्ष अपनी लाइफ में किया है। और जो है उन्होंने हम में ही सारा इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारे हमारा पूरी ये जिम्मेदारी है। अब तक हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की है कि हम उनको उनके इन्वेस्टमेंट का जो है ना, हर तरीके से जो उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया है, हम उसका रिटर्न उसको दे सके। मैं हूँ, चाहे मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, कोशिश हमारी यही है। तो रोल मॉडल की बात आपने की, तो मैंने जो है यही बात मैं बोलता, मेरे फादर ही है। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने ईमानदारी के विषय में चर्चा की, तो मेरा प्रश्न अगला यह है कि सर, हम देखते हैं कि कोई भी सफल व्यक्ति एक उद्देश्य निर्धारित करके अपना कार्य करता है। तो आप जो कि अब एक सेवा में आ चुके हैं, तो आपका इसके पूर्व क्या उद्देश्य रहा था जो आप इस सेवा में आने के पश्चात उसको पूर्ण करना चाहेंगे? आप, अभी साउंड आपका ठीक से नहीं आया, मैं सुन नहीं पाया। सर, मेरा प्रश्न यहाँ पर उद्देश्य से संबंधित है कि आप इस सेवा में आने के पश्चात आपका क्या उद्देश्य है जो आप यहाँ पर आने के पश्चात पूर्ण करना चाहेंगे? देखो, उद्देश्य की बात करें, मुझे लगता है कि ईमानदारी से ही काम मैं करता रहूं तो मेरे सारे उद्देश्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मैं डेंटिस्ट की भूमिका में जब तक था तो मेरी ईमानदारी मेरे पेशेंट्स के प्रति थी, और आज तक भी मेरे पेशेंट जो भी हैं, जो भी रहे हैं, वो मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते कि सर ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी। जब मैं टीचर की भूमिका में आया तो भी मेरी कोशिश थी कि मैं ईमानदार रहूं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं कहे कि भाई सर ने हमारे साथ जैसे फीस ले ली, या हमको पढ़ाया नहीं, या ये अधूरा छोड़ दिया, अपनी तरफ से सर ने एफर्ट नहीं किए। तो अब जब मेरी और जो भूमिका अब यदि आगे बदल रही है, तो इसमें भी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसी ईमानदारी के साथ अपनी जो जो भी ड्यूटी मेरे को मिलती है उसका वो करूंगा। और मुझे मालूम है, यदि मैं अपने काम को ईमानदारी से लगन के साथ करता रहूंगा, तो फिर जो है ना, वो सारे उद्देश्य जो है ना, कि हाँ लोगों की हेल्प भी हो सकती है, मेरी भूमिका में जो मेरे को काम मिलेगा वो भी मैं पूरा करूंगा, तो मेरे सारे उद्देश्य अपने आप पूर्ण होते जाएंगे। तो मेरे को कुल मिलाकर अपने जो है ना, खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए ईमानदार बने रहना है, और अपने काम से पीछे नहीं हटना है। सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं, मेरे पर्सनल जीवन का एक्सपीरियंस है। कोई टीचर के रूप में भी यदि हम ईमानदार है ना, तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। स्टूडेंट्स मानते ही हैं कि हाँ सर ईमानदार थे, और वो पता कब चलता है, जो बच्चों का फीडबैक मिलता है। बच्चों का फीडबैक बच्चे कभी डायरेक्ट आपसे आके नहीं कहते, या कोई भी पेशेंट जो है, देखो पेशेंट भी डॉक्टर का फीडबैक करता है। एक पेशेंट सेटिस्फाई होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को भेजता है कि वो डॉक्टर अच्छे हैं। तो जब जब कोई दूसरा पेशेंट आके बताता था ना कि हाँ उन्होंने भेजा है, तो फिर लगता था इसका मतलब वो सेटिस्फाइड थे तो ही उन्होंने भेजा है। चाहे हमारे जो मेडिकल शॉप वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको पता था कि इस डॉक्टर के पास भेजूंगा तो ये मरीज को ये उनसे अनएथिकल कोई लूट वाली बात नहीं हो सकती है, ईमानदारी से ही ये काम करेंगे। तो वो विश्वास जमाने की मेरी कोशिश रहती थी हमेशा, और आगे भी मेरी कोशिश वही रहेगी कि ईमानदारी के साथ काम करूंगा, और विश्वास जो है वो जीतने की ही कोशिश जैसी हमेशा से रही है, मैं उसी पे चलूंगा, तो मेरे सारे काम अपने आप होते जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने यहाँ पर जीवन मूल्यों को वर्णित किया, तो मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि युवा अभ्यर्थियों के जीवन को सफल बनाने हो तो आपकी क्या राय रहेगी एग्जाम से पहले? युवा अभ्यर्थी, एक सेकंड क्वेश्चन रिपीट, आवाज ठीक से नहीं आ पाई, ये साउंड थोड़ा जी जी, क्लियर है। अवश्य अवश्य जी जी। सर, अगला प्रश्न यह है कि युवा अभ्यर्थियों के जीवन को, स्वयं के अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी, यह एग्जाम से परे?
एग्जाम से परे। जी जी सर, एग्जाम के इतर क्या राय रहेगी जीवन को सफल बनाने के लिए? युवा अभ्यर्थी जो है एग्जाम देकर और सफलता प्राप्त करना तो उनके जीवन का एक पहलू हो गया, वो तो है ही। और दूसरा जो पहलू जो उनके जीवन का है, अब वो जैसे वही है, इससे जुड़ता है, वो हमारे नीति शास्त्र से ही जुड़ता है। ईमानदारी रखें अपने जीवन में। भाई, एक तरफ हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके मान लिया किसी को सफलता भी मिल गई, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो कोई गलत काम कर रहा है। पर्सनल लाइफ में जो है जैसे मान लिया शादी हो गई, तो शादी के अलावा किसी का कोई रिलेशन हो गया, तो सफलता प्राप्त करना, आईएएस बन जाना, आरएएस बन जाना, ये एक अलग विषय है। और दूसरा, पर्सनल लाइफ में भी जो है अच्छे से सब चलते रहे, वो एक दूसरी पॉइंट है। तो दोनों को ही जो है अचीव करना है। और आजकल के जो युवा है, आजकल क्या है, मैंने जैसे पहले ही बताया, लाइफ बहुत फास्ट हुई पड़ी है, ऑनलाइन का युग आ गया है। और जैसे जैसे हमारे मोबाइल की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, 2G 3G 4G 5G, ऐसे ऐसे क्या है, युवाओं की लाइफ में भी जो है बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो कहीं ना कहीं उन सबको ना अपने आप को मानसिक रूप से ना अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत है, क्योंकि बिगाड़ने के लिए या आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए तो बहुत चीजें आनी है, आएंगी। तो आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। पहली बात तो आपको ही डिसाइड करना है। अच्छा, एक पॉइंट होता है, जैसे ईश्वर से प्रार्थना का एक पॉइंट आता है कि आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हो, या क्योंकि ईश्वर से कभी ना कभी कोई प्रार्थना करता है, ईश्वर गॉड अल्लाह। तो लेकिन यदि मान लिया आप यही प्रार्थना कर लो कि हाँ आप जो है अपने रास्ते पे चलो और रास्ते से इधर उधर भटको मत, तो ही आपके सारे काम अचीव हो जाएंगे। तो आजकल के समय पे क्या है, युवाओं को भटकाने की बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो उनको क्या है, बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहां तक कि जब तक वो अपने आप को कहेंगे नहीं ना कि हाँ मुझे सतर्क रहना है, उनको बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मुझको अलर्ट रहना है, मेरे को अपने रास्ते से भटकना नहीं है। माँ बाप ने पढ़ने भेजा है तो पढ़ना है, इधर इधर की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी सफलता में बाधक है उसको नहीं करना है। अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो अपने आप को बार बार याद दिलाना कि क्या आपका टारगेट है, क्या आपको अचीव करना है, ईश्वर से प्रार्थना करते समय भी आपको अपने आप को याद दिलाना है। तो युवाओं को ना ये अपने आप को खुद मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मुझे पता ही नहीं क्या गलत है क्या सही है, तो फिर वो भटकने के चांस तो हो जाएंगे ना बहुत ज्यादा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को बार बार बताते रहो कि ये काम गलत है तो गलत है। तो ये बहुत जरूरी है सभी के लिए, लड़के हो लड़कियां हो सभी के लिए जरूरी है। पढ़ाई तो है ही। और आजकल अच्छा, एक हमारे इंडिया का जो सिस्टम है, इससे भी एक शिकायत मेरी ये है, और हम भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो ये है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पे क्या है कि अंग्रेजों का शासन रहा, आपको मालूम ही है। और सरकारी नौकरी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण जो रहा है, और सभी उस ट्रैप के शिकार हैं। लेकिन इससे मुझे मोटे रूप से ऐसा लगता है कि हाँ, इसका क्या है, कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर एक नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके बहुत सारे जो साल हैं इसी तनाव में और चिंताओं में भी निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो बातें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिविल सर्विस में जाना ही एकमात्र सफलता का पैमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप ओलंपिक्स में देख रहे हो, गेम्स जो है, स्पोर्ट्स जो है, इनमें भी बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं। आजकल ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म्स है, इन पर भी आप देख रहे हो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज में जाना और सेलेक्ट होना ही सफलता का पैमाना है, ये भी बिल्कुल गलत है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। सफलता के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैमाने हैं। तो युवाओं को ऐसा भी नहीं है कि नहीं, यदि मान लिया आपका मन नहीं, आपको लगता है कि आपको सिविल सर्विस में या सरकारी नौकरी में नहीं जाना, आपको तो खुद का कुछ काम करना है, तो आप उसको करो अच्छे से। लेकिन ऐसे अंध रूप से नहीं करना है कि हाँ पेरेंट्स का दबाव है तो करना ही करना है, ऐसा भी हमको नहीं करना। अलर्ट रहना जरूरी है। और क्या डिमांड है वक्त की, एक उदाहरण छोटा सा और बताता हूँ। वक्त की डिमांड का उदाहरण ये है कि अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को स्किलफुल करना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। जैसे लॉकडाउन हुआ, कोचिंग्स बंद हुई, सब कुछ बंद हुआ, हमारी भी कोचिंग ऑफलाइन बंद हुई। तो यदि मान लिया हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, ऑनलाइन वीडियो कैसे बनाना है, एडिट कैसे करना है, बाकी सारी चीजें बहुत लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग करते हैं। तो अपग्रेड करने से आपको आगे से आगे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आज के टाइम पे कंप्यूटर के जो ऑपरेटर्स होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, एडिटर्स होते हैं, इनकी स्किल का काम है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग क्या है, ये नहीं जानते, ना ही वो करते हैं। तो उससे क्या है फिर, मेरा तो ये कहने का मतलब है कि स्किल आनी चाहिए। और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहो, ये भी मैं सही नहीं मानता बिल्कुल। मैंने ये भी कहा कि हम उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि मैं भी काफी समय से करता रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एक्सेप्शन हूं कि नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं भाग रहा था। लेकिन मुझे पता है ये रास्ता आदर्श रास्ता नहीं है, इस लिहाज से
क्योंकि हमारे इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, सभी को सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने का जो है हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, चाहे गवर्नमेंट सेंटर वाली हो चाहे स्टेट की हो, कि लोग खुद जो है अपने अपने रोजगार करें, उनमें आगे बढ़े। तो मेरा तो ये है कि ओवरऑल ये आपका सपना है सिविल सर्विस की, आप तैयारी करो, मन से करो, भटको मत। और खेलकूद में जाने का है, उसको करोगे तो भी सफलता मिलेगी, देर सवेर मिलती ही मिलती है। कोई भी सेक्टर पकड़ो, उसमें ईमानदारी से चलते चलो। ऐसा मत करो थोड़े समय एक काम किया, फिर थोड़े समय दूसरा, फिर थोड़े समय ऐसे। थोड़ा सा चिंतन मंथन लगता है मेरे को। मैंने आपको शायद बताया अभी पहले बात में, जब मेरे को ये डिसाइड करना था कि मेरे को सिविल सर्विस के लिए जाना है, तो मेरे को काफी समय लग गया था डिसीजन लेने में। तो ऐसे ही चिंतन मंथन करो, और एक बार डिसीजन लो तो फिर कोशिश करो, उस पर लगे रहो। तो ये है। और युवा लोगों के लिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत सेंसिटिव समय है आज का। भाई मेरे खुद के भतीजे भतीजियां जो है, भांजे भांजी जो है, सभी उस एज से गुजर रहे हैं। तो मैं तो सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं चिंता भी करता हूँ कि हाँ भाई ये किस तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। आज हमारा जो समाज इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मीडियम ऐसे आ चुके हैं जो युवाओं को बिल्कुल ही। तो टारगेट डिसाइड कर लो। एक छोटा सा उदाहरण और, जैसे मान लिया कि जैसे मान लिया मेरा भांजा ही है, और उसे क्या है, ये वीडियो एडिट्स करने में, नई नई एप्स को कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे मान लो मेरे को कुछ सेटिंग करनी है ऑनलाइन क्लास के लिए, वो मतलब वो कर देता है फटाफट से। तो मुझे लगता है अभी वो जैसे वो नीट की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है इसकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा है। भाई ये ऑनलाइन सारा सेटअप बना देता है, और कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो वो कर देता है, यदि मैं उसके पास जाता हूँ तो। दूर रहता है थोड़ा। तो अब मेरे को लगता है कि मैंने उसको बोला कि भाई तू डॉक्टर बन, उससे सिक्योरिटी आ जाएगी, लेकिन अपनी इन स्किल्स को भी और डेवलप करते जाओ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन गए, जैसे मैं डेंटिस्ट बन गया तो डेंटिस्ट बन गया तो मैं डेंटिस्ट में ही लाइफ निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, यदि आपकी स्किल्स हैं आगे आप और कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा। तो अपनी स्किल्स भी बच्चों की होती है, तो बच्चों को जो है ना उसको पहचानना चाहिए, उसको निखारना भी चाहिए। अब डॉक्टर बनने की भी इच्छा उसकी है, अब मैं उसको ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं तू इसमें ही जा, लेकिन उसकी स्किल है। तो ऐसे सभी बच्चों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उनको उसको पहचानना है। और चिंतन मंथन करें पेरेंट्स के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, तो कहीं ना कहीं कोई नया रास्ता उनको मिलता भी है। कई बार ऐसे तनाव की स्थिति भी आती है कि भाई निराशा का सा समय, क्या करें क्या करें क्या करें। तो डिस्कस करें, बातचीत करें सबसे, कहीं ना कहीं कोई नया रास्ता निकलता ही है, फिर उस पर आगे बढ़े फिर। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमें परीक्षा एवं जीवन रूपी विविध आयामों पर हमें मार्गदर्शित किया। और सर आशा करते हैं कि यह साक्षात्कार आपको भी परस्पर संवादात्मक लगा होगा। और साथ ही हम सब यह कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में विविध आयामों को, सफलताओं को ग्रहण करें, और आगे भी आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।